Hello friends, my name is CS Mayank Agrawal and I welcome you all in my lecture of economics. कैसे हैं आप सब? तो गाइज आज मैं आप लोगों के सामने एक और नया टॉपिक लेके आया हूं, बट इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूं, जो आज पहली बार मुझे देख रहे हैं उसको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. माय नेम इज CS Mayank Agrawal and I am your faculty for economics subject. But apart from economics subject, I also teach business management as well as jurisprudence, interpretation and general law. And I teach to the students of class 11th, 12th, CS, CMA Foundation and CS Executive. So guys, today I have brought a new topic with you guys. Now, the topic's name is factors affecting demand. Now let us understand what are the factors which affects the demand of for a particular commodity. So let's start with it. Now guys, those who are watching my lecture, I request you that whatever doubt comes in your mind, you can directly ask me on this number 7000129951. I will reply you as soon as possible and clear all your doubts. Don't hesitate in messaging me. You can message me anytime whenever you have doubt. Okay. Now, factors affecting demand. Now, as I told you in the law of demand states that when the price of the commodity increases, the quantity demanded decreases, or when the price of the commodity decreases, the quantity demanded increases. It means there is an inverse relationship between the price of the given commodity and the quantity demanded of the given commodity. That was the law of demand. Now let us understand what are the factors which affects the demand of the commodity. पहला factor है price of the given commodity. Now यहाँ पे दो term use होगा बेटा, एक होगा given commodity और दूसरा होगा related commodity. गिवन कमोडिटी का मतलब क्या है? जिस कमोडिटी का हम एनालिसिस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मैं इस मार्कर का मैन्युफैक्चरर हूं, ब्लैक मार्कर. आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ब्लैक मार्कर. ठीक, इस कंपनी का नाम है मयंक मार्कर लिमिटेड. ठीक, MML, मयंक मार्कर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और जिसका मार्कर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं. अब मुझे इसका एनालिसिस करना है कि इसका अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूं, इस मार्कर का प्राइस अगर बढ़ाता हूं, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी? तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी. और अगर इसका प्राइस मैं कम कर देता हूं तो ऑब्वियसली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल, पहले ये 20 रुपए का मिलता था तो लोग इसको 100 यूनिट कंज्यूम करते थे. अब मैंने इसका रेट बढ़ा के 30 रुपए कर दिया तो लोग अब इसे कम कंज्यूम करेंगे. Yes or no? So this is price of the given commodity. Now this is what given commodity. अब मान लीजिए ये एक मार्कर मेरे पास था और ये मेरे पास दूसरा मार्कर है दूसरी कंपनी का. मान लीजिए XYZ लिमिटेड का. ये है मयंक लिमिटेड का और ये है XYZ मार्कर लिमिटेड का. नाउ यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो कमोडिटी है ये गिवन कमोडिटी नहीं है. ये क्या है बेटा? रिलेटेड कमोडिटी. ये कौन सी कमोडिटी है बेटा? ये रिलेटेड कमोडिटी है. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज गिवन कमोडिटी. मैं इसके डिमांड का एनालिसिस कर रहा हूं. तो जिसके डिमांड का एनालिसिस करेंगे उस कमोडिटी को हम गिवन कमोडिटी कहेंगे और दूसरे सारे कमोडिटी को हम क्या कहेंगे बेटा? रिलेटेड कमोडिटी. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी किस तरीके से गिवन कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है. आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा दैट द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. अब आइए समझते हैं हाउ द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we need to understand the meaning of substitute. So guys, substitute refers to those goods which can be used in place of each other. It means when two or more goods satisfy the same want and it can be used in place of each other, then it is known as what? Substitute goods. For example, tea and coffee. यूनिवर्सल एग्जांपल, हर बुक में ये एग्जांपल दिया है. टी एंड कॉफी. मान लीजिए कि मुझे टी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, लेकिन मुझे चाय नहीं मिलता है तो मैं बोलता हूं यार कॉफी है तो कॉफी ही दे दे. मतलब coffee is the substitute of tea. So यहाँ पे tea is the given commodity and coffee is the substitute goods. I hope it is very clear to all of you. Second, माजा एंड फ्रूटी. मान लीजिए कि मैं एक शॉप में गया और मैंने दुकानदार से बोला कि भैया मैंगो जूस दीजिए, फ्रूटी दीजिए.
सॉरी माजा दीजिए। अब उसके पास माजा नहीं था तो उसने मुझे क्या ला के दिया, फ्रूटी ला के दिया। उसने बोला कि भैया माजा तो नहीं, आपको मैंगो जूस ही चाहिए ना, ये लीजिए। फ्रूटी भी मैंगो जूस का काम करता है। तो यहां पे माजा इज द गिवन कमोडिटी एंड फ्रूटी इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। कुछ भी हो सकता है। अगर आप फ्रूटी के डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं तो फ्रूटी गिवन कमोडिटी हो जाएगा, माजा सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। अगर आप कॉफी के डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं तो कॉफी जो है वो गिवन कमोडिटी हो जाएगा और टी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। सो यहां पे जिसका भी आप एनालिसिस करें, जिसकी भी डिमांड का आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम लोग गिवन कमोडिटी कहेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है सबको सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। दूसरा बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले तो हम लोग टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि प्राइस किस तरीके से अफेक्ट करता है। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Now complementary goods refers to those goods which are consumed together, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरा के बिना पहला अधूरा। So complementary goods refers to those goods which are used jointly to satisfy a particular want, whereas substitute good refers to those commodities when two or more commodities satisfy the same want and it can be used in place of another. For example, this is marker. क्या ये मार्कर इंक के बिना चल सकता है? ये मार्कर इंक के बिना नहीं चल सकता है। मतलब ये कि अगर आपको लिखना है, अगर आपको लिखने की वांट सेटिस्फाई करनी है, देन यू हैव टू यूज इंक एज वेल एज मार्कर कंबाइनली। ना इंक के बिना ना इंक के बिना मार्कर का काम चल सकता है, ना मार्कर के बिना इंक का कोई यूज है। इसका मतलब यह है दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जब आप दोनों को एक साथ कंज्यूम करोगे, एक साथ यूज करोगे, तब आपकी वांट जो है वो क्या होगी बेटा, सेटिस्फाई होगी। सो दोज गुड्स which can be used jointly to satisfy a particular want, that is known as what, complementary good. So marker and ink is complementary goods. I hope complementary and substitute both are very clear to all of you. For example, car and petrol. कार के बिना पेट्रोल का कोई यूज नहीं है और पेट्रोल के बिना कार का कोई यूज नहीं है। ऐसे तो पेट्रोल के और भी यूज हैं, बट अगर मैं कार के टर्म्स में बताऊं तो विदाउट पेट्रोल कार इज ऑफ नो यूज। पेट्रोल, डीजल, एनी क्रूड ऑयल, एनी ऑयल, ठीक। सिमिलरली पेट्रोल खाली अपन क्या करेंगे जब तक कार नहीं होगा तो, या बाइक नहीं होगी तो। सो यहां पे कार एंड पेट्रोल कैन बी कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, देयरफॉर कार एंड पेट्रोल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। टर्म्स अगर क्लियर हैं तब आपको मैं आगे समझाऊंगा। इससे पहले आगे बढ़ूं, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, दैट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। नाउ द रिलेटेड कमोडिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स affects the quantity demanded of the given commodity. Similarly, how the price of the complementary goods affects the demand of the given commodity. Now let us understand the terms. First of all, let us understand substitute goods. As I told you, substitute goods means what? The goods which can be used in place of each other. Now let us take an example of Maaza and Fruity. Now suppose I am the manufacturer of Maaza and I am doing the analysis of Maaza. मैं Maaza के डिमांड का एनालिसिस कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर फ्रूटी प्राइस चेंज करता है, प्राइस बढ़ाता है या घटाता है, तो उससे मेरे Maaza के डिमांड पे कितना असर पड़ेगा। अब समझना, तो यहां पे 3 कॉलम बनेगा। पहला है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो कि है क्या, फ्रूटी। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ माजा, दैट इज डिमांड ऑफ माजा, जो कि मेरी गिवन कमोडिटी है। और जैसे कि मैंने कहा, हम लोग हमेशा किसकी डिमांड का एनालिसिस करेंगे, गिवन कमोडिटी के डिमांड का एनालिसिस करेंगे। और थर्ड है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, दैट इज अगेन माजा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग प्राइस ऑफ द गिवन, जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम लोग प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को कंसिडर करते हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जबकि हम लोग जब अदर फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो इन दिस मैनर व्हेन वी आर एनालाइजिंग द
effect of price of substitute goods on the quantity demanded of the given commodity, तो हम assume करेंगे that price of the given commodity is constant, मतलब मैं माजा के प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं ला रहा हूं। और जब मैं अपने माजा के प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं ला रहा हूं और फ्रूटी का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो मेरी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये मैं एनालाइज करना चाहता हूं। अब समझना, फ्रूटी और माजा, फ्रूटी इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, माजा इज गिवन कमोडिटी। अब एक स्टैंडर्ड रेट लेके चलते हैं 20 रुपया। जब माजा का प्राइस 20 रुपए था, ध्यान से समझना, जब माजा का प्राइस 20 रुपए था, फ्रूटी का भी प्राइस 20 रुपए था, तब माजा की डिमांड कितनी थी बेटा, 200 रुपए, सॉरी 200 यूनिट। कितनी थी, 200 यूनिट या 200 बॉटल। फिर से, फ्रूटी का प्राइस कितना है, 20 रुपए, तो माजा की डिमांड कितनी है, 200 बॉटल। अब मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि फ्रूटी है, मेरी फ्रूटी जो कंपीटिटर कंपनी है, उसने क्या किया, उसने अपना प्राइस कम कर दिया। कितना कर दिया बेटा, 10 रुपया कर दिया, कम कर दिया। ये एरो को गलत फहमी मत लेना, 10 से 20 बढ़ नहीं रहा है, मैंने क्या बोला, 20 से 10 हो गया, मतलब कम हो गया। जब 20 से 10 हुआ, कम हुआ, तो मुझे बताओ लोग फ्रूटी पीना पसंद करेंगे कि माजा पीना पसंद करेंगे? माजा का प्राइस अभी भी 20 रुपए है, जबकि फ्रूटी का प्राइस कम होकर 10 रुपया हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो पहले माजा पीते थे, अब वो फ्रूटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। किधर शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, फ्रूटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरी माजा की डिमांड क्या हो गई बेटा, घट गई। 200 से कितनी हो गई, 100 हो गई। जब फ्रूटी की प्राइस 20 रुपए से घट के 10 रुपए हो गई, तो माजा की डिमांड 200 से घट के कितनी हो गई, 100। क्यों? क्योंकि अब फ्रूटी जो है वो कंपेरेटिवली सस्ता हो गया है। और ऑब्वियसली बात है कि लोग जब एक ही ऑलमोस्ट लगभग एक ही जैसा टेस्ट है, तो ऑब्वियसली लोग किस में जाएंगे, कम रेट वाले कमोडिटी में जाएंगे। अब दूसरा एस्पेक्ट अगर देखें, तो अगर फ्रूटी का प्राइस बढ़ जाता है, 20 से 30 रुपए हो जाता है, 20 से कितना हो जाता है बेटा, 30 रुपए हो जाता है, जबकि मेरे माजा का प्राइस अभी भी कितना है, 20 रुपए ही, अभी भी कितना बेटा, 20 रुपए ही है। तो यहां पे बताइए मेरी माजा की डिमांड बढ़ेगी या नहीं, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, माजा ज्यादा पीना पसंद करेंगे, बिकॉज माजा कंपेरेटिवली सस्ता हो गया, किससे, फ्रूटी से। जहां फ्रूटी 30 रुपए की मिल रही है, माजा 20 रुपए का मिल रहा है, तो अब फ्रूटी वाले लोग धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो जाएंगे, माजा की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। इसलिए मेरी डिमांड बढ़ के कितनी हो गई, 300। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो ध्यान से देखना कि जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी भी कम हो रही है। जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी भी बढ़ रहा है। जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रहा है। जब प्राइस ऑफ द गिवन जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी कम हो रही है। जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी भी बढ़ रही है। It means there is a direct relationship between the price of substitute goods and the demand of the given commodity. Yes or no? यहां तक क्लियर है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, आई होप आपको सबको क्लियर है बेटा। अब ध्यान रखना है आपको ये एग्जांपल, और उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट या इनवर्स बताना है। अब बेटा ये है छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन इससे इतने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनेगा कि रिलेशनशिप कैसा है, तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट। दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा, तो बताइए गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा। ध्यान रखना डायरेक्ट है। डायरेक्ट है मतलब जैसा प्राइस में चेंज, सेम वैसा ही डिमांड में चेंज। तो प्राइस अगर कम, तो डिमांड भी कम। किसकी प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी कम। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी भी बढ़ जाएगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। एक बार इसे देखिए, थोड़ा सा शांत मन से समझिए, नहीं समझ आता है फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए। मैं 2 मिनट के लिए रुका हूं, ठीक। चलिए अब अगर ग्राफ देखें, तो ध्यान से समझना ग्राफ कैसे बना रहा हूं। यहां पे क्या है आपका, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी। यहां क्या है बेटा,
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक, अब समझना, जब प्राइस कितना था, जब प्राइस 20 रुपए था, किसका? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स 20 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी कितनी थी? 200 यूनिट। जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गया, फ्रूटी का प्राइस क्या हो गया बेटा? बढ़ गया, 20 से कितना हो गया? 30 हो गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 20 से कितनी हो गई? 30। सॉरी, 200 से कितनी हो गई? 300। जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो गया तो गिवन क्वांटिटी का जो गिवन कमोडिटी का जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक, तो ये कितना हो गया? 100। आई होप आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक, कोई भी डाउट हो, नंबर दिया है, फटाक से कहीं पे भी वीडियो में कहीं पे भी डाउट है तुरंत मैसेज करना, आई विल रिप्लाई। ओके, डोंट वरी। अगला बात करते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। Now complementary goods refers to those goods which are consumed jointly to satisfy a particular want. Now let us take an example of car and petrol, where car is the given commodity whereas petrol is the complementary goods. अब मैं ये एनालाइज कर रहा हूं कि अगर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती है या कटौती होती है तो उसके कारण कार की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? कॉमन सेंस लगाओ। अगर पेट्रोल का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जाए तो कार चलाने वाले लोग कम होते जाएंगे। यस और नो? पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ते जाए तो कार चलाने वाले लोग क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और कार चलाने वाले लोग कम हो गए तो कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ा, कार की डिमांड कम हुई। पेट्रोल का प्राइस घटा, कार की डिमांड बढ़ेगी। फिर से, पेट्रोल का प्राइस घटा, कार की डिमांड बढ़ेगी। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड कम होगी। ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज व्हाट बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल रिड्यूसेस टू 100, 200 रुपए मान के चलो, एक एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल, 200 रुपए क्या है? पेट्रोल का प्राइस है। कार चलाने वाले लोगों की डिमांड कितनी है? 2000 कार की। ठीक, 200 रुपए प्राइस पेट्रोल का, डिमांड कार की कितनी है? 2000। ठीक, अब पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया बेटा? कम हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। कम, ये एरो जो डाउनवर्ड एरो है ये कम होने का इंडिकेशन है कि 200 से घट के कितना हो गया? 100। तो ऑब्वियस बात है कि अब कार चलाने वाले लोग क्या कर देंगे? अपनी कार, मतलब लोग ज्यादा कार खरीदना चालू कर देंगे। तो 2000 से बढ़ के कितना हो गया? 3000। वहीं पे अगर प्राइस जो है वो 200 से बढ़ के 300 हो जाता है तो लोग कार कम चलाना चालू कर देंगे। यस और नो? लोग कम कार चलाएंगे, कम होगी कार की डिमांड। 2000 से घट के कितना हो गया? 1000 रुपए। इसका सिंपल सा मतलब क्या निकलता है? दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। आई होप इट इज क्लियर। अगर डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? ये क्या है अपना? डिमांड ऑफ या क्वांटिटी डिमांड ऑफ व्हाट? गिवन कमोडिटी, दैट इज कार। जब 200 रुपए पेट्रोल का प्राइस था, 200 रुपए पेट्रोल का प्राइस था तो 2000 कार का कंजम्पशन था। जब प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ के 300 हो गया तो लोग कम कार चलाना चालू कर दिए, घट के कितना हो गया? 1000। ये 1000। और जब प्राइस पेट्रोल का घट गया, 200 से 100 हो गया तो कार चलाने वालों लोगों की संख्या कितनी हो गई? 3000। यस और नो? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, तो ये जो है, अगर मैं इन तीनों पॉइंट को जोड़ूं तो क्या बनता है बेटा? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप, वेयर एज अपवर्ड इंडिकेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर ऑफ डिमांड की। इट मीन्स थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड. We have studied two factors. One is price of the given commodity, other is price of the related commodity. Now let us understand the third factor, that is income of the consumer.
अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा तो उसकी कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज आएगा। लेकिन इनकम के आधार पे गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज नॉर्मल कमोडिटी एंड अदर इज इंफीरियर कमोडिटी और नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से कंज्यूमर के इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड पे फर्क पड़ता है, लेकिन दोनों ही गुड्स के डिमांड पे अलग अलग तरीके का असर होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आइए जानते हैं नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है। सो गाइस, नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच हैज एन पॉजिटिव इनकम रिलेशनशिप। ना पॉजिटिव इनकम रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो उस कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम घटेगी तो उस कमोडिटी की डिमांड भी घटेगी। तो जब ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और उसकी डिमांड पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नॉर्मल कमोडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर, मान लीजिए कि मेरी इनकम है 200 लाख। 200 लाख ज्यादा हो गया क्या? चलो 200 रुपया, ठीक। तो मेरी इनकम है 200 रुपया और मेरी डिमांड है 20 टीवी की, 20 कलर टीवी की। मेरे घर में टोटल 30 कमरे हैं। मेरे घर में कितने कमरे हैं बेटा? टोटल 30 कमरे हैं, लेकिन सिर्फ 20 कमरों में ही टीवी है। कितने कमरों में टीवी है? 20 कमरों में। अब क्या हुआ कि मेरी इनकम बढ़ गई। मेरी इनकम कितनी हो गई? 200 से बढ़ के कितनी हो गई बेटा? 300। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। 200 से बढ़ के कितनी हो गई? 300 हो गई। अब मैं क्या करूंगा? और टीवी खरीदूंगा। कौन सी टीवी? कलर टीवी, एलईडी टीवी मैं और खरीदूंगा, जिसके कारण मेरी इनकम मेरी डिमांड कितनी हो गई? 20 से 30 हो गई। अगर मान लीजिए कि उल्टा होता, मेरा डिमोशन हो जाता, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर मेरा डिमोशन हो जाता और मेरी इनकम घट के कितनी हो जाती बेटा? 100 हो जाती। 200 से घट के कितनी हो जाती? 100 हो जाती। तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाती? 20 से घट के कितनी हो जाती? 10 हो जाती। तो यहाँ पे नॉर्मल कमोडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। क्या बोला मैं? इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, डिमांड बढ़ने की, सॉरी, इनकम बढ़ने की वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है या इनकम घटने की वजह से डिमांड घट जाती है, तो उसको हम लोग कौन सी कमोडिटी कहते हैं? नॉर्मल गुड। सो इन माय केस कलर टीवी इज अ नॉर्मल कमोडिटी फॉर मी। ओके, नाउ लेट, इसको अगर मैं ग्राफ में देखूं तो मान लीजिए कि मेरी इनकम कितनी है बेटा? 200 रुपया। उसमें मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं? 20। अगर मेरी इनकम बढ़ के कितनी हो जाती है? 300, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड भी 20 से बढ़ के कितनी हो गई? 30। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मेरी इनकम घट के कितनी हो जाती है? 100, तो मेरा डिमांड भी घट के कितना हो जाएगा बेटा? 10 यूनिट्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। सो इंफीरियर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच हैज एन नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप। नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप का मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी इनकम बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब कुछ गुड्स कंज्यूमर के लिए इंफीरियर गुड्स बन जाते हैं जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है। तो वो क्या करते हैं? वो उन गुड्स की इनकम बढ़ने से वो उन गुड्स की जो कंजम्पशन है वो कम कर देते हैं और नए या फिर सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। So inferior goods refers to those goods which has negative income effect, which has what beta? Negative income effect, whereas normal goods refers to those goods which has positive income effect. तो यहाँ नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। So this is a negative income effect in case of inferior goods. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। मेरी जब इनकम 200 यूनिट थी तो मैं 20 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मेरे घर में थी। अब मेरी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई, 300 हो गई मेरी इनकम। तो मैंने क्या किया? 10 कलर टीवी खरीद लिए। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया? 10 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कम कर दिया और मैंने क्या किया? 10 कलर टीवी में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया बेटा? कम हो गया इनकम बढ़ने की वजह से। तो मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या हो गया? इंफीरियर कमोडिटी हो गया। वैसे ही अगर मेरी इनकम जब कितनी थी? 100 थी, तो मैंने क्या किया था कि मैं 30 कलर टीवी इस्तेमाल करता था। मेरे घर में 30 कलर टीवी था, एक सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था।
30 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, एक भी कलर टीवी नहीं था। जैसे ही मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ी 200 हुई तो मैंने क्या किया, 10 कलर टीवी कम कर दिए और क्या कर दिया 10 ब्लैक। एक काम कर, तू पूरे कंफ्यूज हो जा तू चूतिया। चलिए बेटा, अब बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। सो इंफीरियर गुड्स जस्ट नॉर्मल गुड्स का उल्टा होता है। इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी, और इनकम घटेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। ठीक, अगर एक छोटा सा एग्जांपल है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, तो मान लीजिए कि मेरी इनकम थी 100 रुपया। मेरी इनकम कितनी थी बेटा, 100 रुपया। तो मेरे घर में 30 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, एक भी कलर टीवी नहीं था। मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी हो गई, 200 रुपया हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कंजम्पशन कम कर दिया और मैंने कलर टीवी खरीदना चालू कर दिया। तो मेरी इनकम बढ़ने की वजह से मेरी डिमांड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, 20 हो गई। मेरी इनकम और बढ़ गई, 300 हो गई। तो मेरी कलर टीवी की डिमांड और कम हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक, क्योंकि मैं 20 कलर टीवी इस्तेमाल करने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, बिकॉज यू गेट शिफ्टेड टू द सुपीरियर क्वालिटी गुड्स। सिमिलरली जब इनकम कम होती है तो आप सुपीरियर गुड्स से वापस किस में शिफ्ट हो जाते हो, इंफीरियर गुड्स में शिफ्ट हो जाते हो। नाउ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज एन इंफीरियर गुड्स फॉर मी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप क्लासिफाई कर सकते हो कि ये सारी गुड्स इंफीरियर है और ये सारी गुड्स नॉर्मल है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर एंड स्पेसिफिकली इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर कि कौन सी कमोडिटी इंफीरियर है, कौन सी कमोडिटी नॉर्मल है। हो सकता है किसी गरीब आदमी के लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नॉर्मल कमोडिटी हो कि उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो कंजम्पशन बढ़ा दे रहा है। ठीक, हो सकता है ऐसा। नाउ दिस इज व्हाट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। थर्ड फैक्टर दैट इज इनकम। अगर ग्राफ में देखूं तो अगर मान लीजिए कि मेरी इनकम 200 से घट के कितनी हो गई, 100, तो मेरी मेरी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड 20 से बढ़ के कितनी हो गई, 30। अगर मेरी इनकम 200 से बढ़ के 300 हो जाती है तो मेरी डिमांड जो है वो घट के कितनी हो गई, 10 यूनिट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंफीरियर कमोडिटी एज वेल एज नॉर्मल कमोडिटी। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर दो और फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बेटा, बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की। नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड। वैसे तो इसका मेन टाइटल है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि लोग अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से भी अपने गुड्स को चेंज करते हैं या गुड्स की डिमांड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। सो गाइस, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं दिखावा। दिखावा मतलब आप सोसाइटी में अपना स्टेटस कायम रखने के लिए कुछ गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हो या घटाते हो। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सो द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी टू विच ही बिलोंग्स। दिस इज नोन एज व्हाट बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब क्या कि मम्मी मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप अपने कीपैड वाले मोबाइल से खुश थे जिसमें कॉल आता और जाता था, लेकिन जैसे ही आपने अपने दोस्तों को स्मार्टफोन यूज करते देखा वैसे ही आपको लगा कि अब तो मेरी भी बारी है स्मार्टफोन खरीदने की। आई होप इट इज क्लियर। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो अपने सोसाइटी, आसपास के सोसाइटी के लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को देख के आप अपने कंजम्पशन को बढ़ाते या घटाते हो। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। Now let us talk about two effect due to that demonstration effect. One is Veblen effect and other is Snob effect. आइए समझते हैं Veblen effect क्या होता है। So Veblen effect was given by Thorstein Veblen. Thorstein Veblen ने क्या किया था, Veblen effect दिया था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि जो हाईली प्राइस्ड गुड्स हैं या रिच पीपल जो है, वो रिच पीपल सिर्फ उन्हीं गुड्स को खरीदते हैं जो हाई प्राइस्ड हो। अगर कोई कमोडिटी भले ही कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर वो कम प्राइस की है तो उसे लोग नहीं खरीदेंगे, उनके शान के खिलाफ हो जाता है।
ठीक है। तो लोग डायमंड क्यों पहनते हैं? डायमंड की रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है बेटा, अगर आपको नॉलेज होगा तो मैं बता दूं। तो डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं होती, फिर भी लोग डायमंड खरीदते हैं। हमने हीरे की अंगूठी पहनी, क्यों? स्टेटस बताता है आपका कि आप रिच हो, इसलिए डायमंड की अंगूठी पहन के घूम रहे हो। डायमंड रिच, हाई प्राइस है, इसी वजह से लोग उसको डिमांड करते हैं। बेबलन इफेक्ट। लग्जरियस कार, एक कार जिसमें सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं, आप और आपकी गर्लफ्रेंड या आप और आपका बॉयफ्रेंड, सिर्फ दो ही लोग उसमें बैठ सकते हैं, बाकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं बैठ सकता, फिर भी करोड़ों की गाड़ी खरीदेंगे, क्यों? लग्जरियस कार। स्टेटस बताता है। वेबलन इफेक्ट। दूसरा है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब यही रिच क्लास पीपल के यूज किए जाने वाली कमोडिटी या गुड्स जब सभी के बीच में कॉमन हो जाती है, तो वो लोग समझते हैं ये हमारी शान के खिलाफ है, हम में और उनमें क्या फर्क रह गया जब हम दोनों ही एक ही प्रकार का कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। सो दे रिड्यूसेस दैट कमोडिटी। सो स्नॉब इफेक्ट refers to when the product becomes common among all, when the product becomes common among all, some consumers may decrease or altogether stops the consumption। मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट सारे लोगों के बीच में कॉमन हो जाता है, तो या तो वो लोग अपना डिमांड कम कर देते हैं या पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे एप्पल आईफोन ना, एप्पल आईफोन पहले रखना शान होता था, ठीक है। अब हर बहुत सारे लोग, अगर टॉप मॉडल की बात छोड़ दिया जाए, तो एप्पल आईफोन 7, 6s, 6 सभी के बीच में आज कॉमन हो चुका है। तो लोगों ने क्या किया, उसकी डिमांड को कम कर दी, बिकॉज वो उनके शान के खिलाफ था। दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये आप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है एमसीक्यू में। इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर एक और लास्ट करेंगे, उसके बाद आज की मजदूरी यही समाप्त करेंगे। चलिए बेटा, लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या होता है, कंज्यूमर फ्यूचर गुड्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं गिवन कमोडिटी के प्राइस के बारे में प्रिडिक्शन करता है कि आने वाले समय में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो उसका असर आज के डिमांड पे क्या पड़ता है, वो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। So the demand of the given commodity also depends upon the future expectation for price of the given commodity. Now, if the consumer expects that the price will rise in the future, then current demand will increase because उसको लग रहा है कि, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल जब पता चलता है कि आज आधी रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है, लोग अपना बाइक ऐसे पेट्रोल पंप में घुसाते हैं जैसे 8 रुपए बचा के वो बहुत बड़ा खजाना बना लेंगे। मुझे बताइए, आपके बाइक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 लीटर की होगी, ज्यादा से ज्यादा 8 लीटर होगी, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है, बट 8 लीटर होगी। अगर 1 रुपए भी कीमत बढ़ती है पेट्रोल की, आप 8 रुपए बचा के कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेंगे। लेकिन नहीं, पेट्रोल का अगर दाम बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो आज ही आप अपनी करंट डिमांड बढ़ा देते हो। हाँ, पेट्रोल की पंप में लाइन लगाने खड़े हो जाते हो। एग्जाम्पल क्लियर है। अगला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लग रहा है कि कीमत कम होने वाली है, फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स ले लो, पेट्रोल, अपना लैपटॉप ले लो, ठीक। अब मैं जैसे लैपटॉप लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यार फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, आज नहीं खरीदूंगा, कुछ दिन रुक जाऊंगा और कम प्राइस पे खरीदूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो आज आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। सो दिस इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सो आई होप गाइस आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बहुत अच्छे से क्लियर है। हर एक टर्म मैंने कवर किया, हर एक फैक्टर मैंने कवर किया है, ठीक। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है, ये मेरा नंबर है 7000129951, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी शांति से सुनने के लिए। हालांकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक। धन्यवाद।